Yes. So yesterday, beta, we have just started the first point. Two important sources of secondary data. ठीक है? These are the examples. अभी तक हमने किया है. We have just read about, understood about various methods to collect primary data. Primary data is also known as basic data. ठीक है? उसी का ही नाम है. Basic data कह दें या primary data एक ही बात है. Then उसके 4 methods हैं. Then we have done secondary data. उसका meaning and methods to collect secondary data. There are two methods. One is two sources from where. Method तो नहीं कहेंगे because we are not collecting that data for the first time. Already collect होता है तो method word is not appropriate word. Rather we use the word two sources to get secondary data. One source is called published source, जिसमें प्रिंटेड सारा कुछ आ जाता है. रिसर्च स्कॉलर्स की रिपोर्ट्स, कोई कमीशंस की रिपोर्ट्स, कोई गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की रिपोर्ट्स, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ प्रिंटेड. एंड सेकेंड वन वाज दिस अनपब्लिश्ड डाटा, जो नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई भी ऑफिस, दे कीप दैट इंफॉर्मेशन विद देमसेल्व्स. दैट मे बी प्रिंटेड. अनपब्लिश्ड का यहाँ पे ओनली मीनिंग इज कि भी दैट इज नॉट मेड पब्लिक, दैट इज नॉट ओपन फॉर ऑल पीपल. अगर कोई रिक्वेस्ट करके जाता है, पूछता है, रिक्वेस्ट करता है, अगर पॉसिबल हो तो दैट इंस्टीट्यूशन शोज द डाटा, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. वो उनके अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है. ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए. देन उसके बाद हमने कर लिया था वेरियस दिस प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा. उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक था. तो अब है कि इंडिया में कौन सी टू एग्जाम्पल्स हैं. ये इंडिया के एग्जाम्पल्स हैं. तो दो चीज़ें हैं. देयर आर टू थिंग्स, टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स. एक एग्जाम्पल है सेंसस ऑफ इंडिया. तो अब ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? सेंसस मीन्स कैलकुलेशन या काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. अदरवाइज तो किसी भी चीज़ को स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन वर्ड जो होता है ना, नॉर्मली हम अब तक आपने जितना पढ़ा है तो नॉर्मली वी से पॉपुलेशन वर्ड आता है तो वी फील कि भी ह्यूमन पॉपुलेशन, लोग इतने हैं. बट स्टैट्स में पॉपुलेशन वर्ड हैज़ ए वाइडर मीनिंग. कोई भी टोटल नंबर ऑफ एनी थिंग और आइटम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पॉपुलेशन. जैसे मैं कहूँ आपके पास टोटल पेन्स कितने हैं, हो सकता है आपके पास 20 पेन्स हो, मान लो 1 मिनट के लिए, तो स्टैट्स में कहा जाएगा यू हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 20 पेन्स. पेन को भी गिन लिया जाता है. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं, तो मान लो आपके पास 7 नोटबुक्स हैं, तो ये कहा जा सकता है पॉपुलेशन ऑफ 7 नोटबुक्स. मतलब किसी भी चीज़ की. जैसे हम कहें स्कूल में, हमारे पूरे स्कूल में कितने बेंचेस हैं, मान लीजिए 1000 बेंच है मान लो. ठीक है. तो ये कहा जाएगा पॉपुलेशन ऑफ बेंचेस इज 1000. स्कूल, पूरे स्कूल में कितने सीलिंग फैन लगे हुए हैं, मान लो 500 लगे हैं, तो कहेंगे 500 सीलिंग फैंस की 500 जो है वो पॉपुलेशन है. मतलब किसी भी चीज़ के लिए पॉपुलेशन वर्ड यूज़ किया जा सकता है. बट हेयर हम लोग किसी चीज़ के लिए रिलेटेड नहीं है. हेयर सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब है, जब ये पूरा वर्ड लिखा जाता है तो यहाँ पर मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन. तो भाई इंडिया की कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है. तो सबसे पहले कि एक तो ये याद रखना है कि ये जो सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है, आप बुक्स में पढ़ते हो ना, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 या अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, ऐसे पुरानी. अभी 2021 का तो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो मतलब जब आ जाएगा तो हर 10 ईयर्स के बाद इट इज़ कलेक्टेड, हर 10 साल के बाद. डिसीनियल पब्लिकेशन एक वर्ड लिखा हुआ है. डिसीनियल मीन्स आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ह्यूमन पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है. एंड हु इज़ द इंचार्ज, कौन सा डिपार्टमेंट है इसको हैंडल करने वाला? पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया. ये उसको अंडरलाइन कर लेना है. ये जो ऑफिसर है, मतलब दिस इज़ द नेम ऑफ द डेजिग्नेशन. तो ये जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, ये आगे इनके और भी लोग, ऐसा नहीं कि अकेले रजिस्ट्रार ही सारा कुछ करते हैं. मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो फिर ये इनका काम है ये ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक. अब इसमें होता क्या है, कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको. इसमें इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब वो किन चीज़ों के बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन में तो फिर बहुत सारी आगे बातें हो सकती हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, तो उसमें आ जाता है नीचे आप देखिए 4-5 पॉइंट्स आर गिवन. साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि भी कितनी पॉपुलेशन है प्रेजेंटली इंडिया की, कितनी उसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ है, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है, ग्रोथ रेट कितनी है, कितने % ग्रोथ रेट है.
प्रोजेक्शंस क्या है? प्रोजेक्शन मीन्स आने वाले साल में या आने वाले ईयर्स में व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन इज बीइंग फेल्ट कि भी आने वाले सालों में पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, उसका अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट्स लगाना। फिर लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशो कितनी है। सेक्स रेशो आपने 10th में भी किया हुआ है डेफिनेशन, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, कि कहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है इंडिया में, कहाँ पे कम डेंसिटी है। मीन्स ऑल दीज डिटेल्स ए टू जेड सारी डिटेल्स जो लोगों के साथ रिलेटेड है, दे आर कलेक्टेड इन दिस सेंसस रिपोर्ट। उसको बोल दिया जाता है सेंसस रिपोर्ट या सेंसस ऑफ इंडिया। तो अब ये काम कौन करता है? दिस वर्क इज डन बाय दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हम लोग तो नहीं करते हैं, बट वी पीपल वी फ्रीक्वेंटली मेक यूज़ ऑफ दिस डाटा। जब आप बुक्स में पढ़ते हो या हम पढ़ते हैं, कोई टेबल दिया होता है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो दैट मीन्स व्हाट आर वी डूइंग, बुक में हम लोग गवर्नमेंट की पब्लिश किए हुए इन्फॉर्मेशन को ही यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी को ही हम लिख देते हैं, उसी को ही हम रेफर कर देते हैं। तो हमारे लिए ये सारा कुछ क्या है? दिस इज सेकेंडरी डाटा। ठीक, उसके बाद सेकंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। यहाँ पे यू कैन गेट द क्वेश्चन, गिव फुल फॉर्म ऑफ NSSO। तो आपको पूरी फॉर्म आनी चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो अब ये क्या है? एक बीच में वर्ड आया सैंपल। ठीक, तो अब ये क्या है? ये भी गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है उसमें ये वाली जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर ये वाला ऑफिस आता है NSSO का। तो ये क्या करते हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस ऑफिस NSSO जो है, ये कलेक्ट करता है डाटा रिलेटेड टू वेरियस आस्पेक्ट्स। अब वो वेरियस आस्पेक्ट्स कौन से हैं? प्लीज सी नेक्स्ट पेज, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आर गिवन। इन चीज़ों से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 1, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, कि कंट्री में कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है। लाइव स्टॉक का मतलब कितने कैटल है। आपने पढ़ा ना, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग होता है, लाइव स्टॉक उसी को बोल देते हैं। कितनी काउज हैं, बफलोज हैं, हॉर्सेज हैं, शीप है, गोट है, जो भी कैटल को जिनको पालते हैं, रियर करते हैं फॉर गेटिंग एनी टाइप ऑफ बेनिफिट। ठीक है, मिल्क हो सकता है, बोन्स हो सकती हैं, उनका स्किन हो सकती है, फॉर एनी रीज़न। उसके बाद हाउसिंग कंडीशंस, माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम ड्वेलर्स। हाउसिंग कंडीशन, हाउसिंग कंडीशन मतलब कितने लोगों के पास कच्चा घर है, कितने लोगों के पास पक्का घर है, या जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ी में, कोई बेगर्स हैं, वेरी पुअर पीपल है, उनकी रहने की कंडीशंस कैसी हैं। या जो माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो किस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। वो जब माइग्रेट करके आते हैं तो जिस स्टेट में आते हैं वहाँ पर वो कैसी हाउसिंग कंडीशंस में रह रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, हाउ मेनी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, मतलब वो क्वालिफाइड तो हैं बट काम नहीं मिल रहा है, तो कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब जैसे हम लोग हाउस होल्ड जो खर्च करते हैं अपना मंथली एक्सपेंडिचर, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, अपना रूटीन जो घर का खर्चा होता है, दैट इज़ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ पीपल। डाइवर्स कैटेगरीज का मतलब सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर लिविंग। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम जो है दैट इज़ रिलेटेड विद फार्मिंग, फार्मिंग या उससे रिलेटेड काम काज है उनका, उससे वो अर्न करते हैं। बहुत सारे मैनी पीपल आर देयर दोज हु आर इन जॉब, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैटर्न किस टाइप का है। अगर हम फार्मर्स हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो किस टाइप का खर्चा करते हैं। अगर हम मान लो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, काम करते हैं, वर्कर्स हैं, लेबर का काम करते हैं, तो किस टाइप का खर्चा करते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये डिफरेंट जो कैटेगरीज के लोग होते हैं उनका जो एक रूटीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसके खर्चों की नेचर अलग अलग होती है। आप नोटिस करेंगे एक फार्मिंग फैमिली का खर्चा और एक सर्विस क्लास वाली जॉब करने वाली फैमिली का खर्चा, दोनों के खर्चों में बहुत काफ़ी फ़र्क होगा। जैसे हम सर्विस करते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारा खर्चा पेट्रोल पे बहुत होता है, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि हमारे काम की नेचर उस तरह की है। जो फार्मिंग फैमिली से फार्मर्स हैं, उनका खर्चा जो उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम काज है, सामान है, उस तरह की चीज़ें उनको बाय करनी पड़ती हैं, तो उनका खर्चा उस टाइप का होता है। मतलब खाना पीना तो होता ही है, वो तो है ही है, बट एक फिर भी एक बेसिक नेचर में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ये NSSO। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम, कि आम जो घर हैं, जो लोग हैं, उनको कहाँ कहाँ से इनकम होती है। मीन्स द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो
तो इनकम कहाँ से होगी, कोई काम करेंगे तो काम कहाँ करेंगे. नाउ वी नो थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. वन इज प्राइमरी सेक्टर, या तो लोग पीपल जो है दे कैन वर्क इन प्राइमरी सेक्टर, या पीपल कैन वर्क इन सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के काम कर सकते हैं, या पीपल कैन वर्क इन दिस लास्ट सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, जॉब्स जिसमें ज़्यादा होती हैं. तो भाई हमें जो इनकम है वो कहाँ से हो रही है. ठीक, तो ये ऐसी जो चीज़ों के बारे में जो स्टडी है वो कौन करता है, वो सेंसस कमिश्नर नहीं करता है. ऐसी चीज़ों की स्टडी हमारे कंट्री में करता है ये एनएसएसओ का ऑफिस करता है. ठीक, और ये सैंपल कलेक्ट करके करता है. बीच में वर्ड आया सैंपल, मीन्स ऑल पीपल आर नॉट स्टडीड. अब पूरे इंडिया में तो पॉपुलेशन है, मान लो एक अभी के लिए कहें, वैसे तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी बट चलो राउंड फिगर में कहें तो 135 करोड़ पॉपुलेशन अभी है. तो ये जो सैंपल सर्वे ऑफिस है ये सारे 135 करोड़ लोगों के पास नहीं जाता है. कुछ एक लोगों के पास कुछ सैंपल, छोटा सा सैंपल, मतलब कुछ एक लोगों को चुन के उन्हीं से पूछा जाता है. जबकि ऑन दी अदर साइड जो सेंसस है ऊपर वाला, उसमें सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, सभी घरों में जाया जाता है, सभी. आप भी अभी देखोगे, अभी तो कोरोना के करके नहीं स्टार्ट हुआ, तो फिर थोड़े टाइम के बाद जब ठीक हो जाएगा तो आप देखोगे कि घरों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब घरों में जाते हैं, पूछते हैं हाँ जी आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कौन काम करते हैं नहीं करते हैं, सारी डिटेल्स वो पूछते हैं. अब यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, वो बता सकते हैं आपको. आपने शायद, आप तो छोटे थे जब पिछला सेंसस हुआ था, तो योर पेरेंट्स कैन टेल यू कि वो लोग आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हर घर में जाते हैं. बट ये जो एनएसएसओ है, दिस ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, इट डजंट गो टू ईच एंड एवरी पर्सन. हर घर में नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ सैंपल में कलेक्ट किए लोगों. अब सैंपल क्या होता है, सैंपल मतलब जैसे फगवाड़ा में मान लो, जस्ट मानने के लिए कह रही हूँ, मान लो 2 लाख लोग रहते हैं, पूरे फगवाड़ा की पॉपुलेशन है 2 लाख लोगों की. ठीक, तो ये जो एनएसएसओ वाले हैं, ये उस 2 लाख में मान लीजिए 2000 लोगों का सैंपल बना लेते हैं. भाई हमने 2000 लोगों के पास, 2000 पीपल के पास वी हैव टू गो, और उनसे ये सारी चीज़ों के बारे में वी हैव टू इंक्वायर, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट. तो अब ये जो आउट ऑफ 2 lakhs ऑफ पीपल, वो जो 2000 पीपल हैव बीन सिलेक्टेड, वो उनको कहा जाएगा सैंपल. सैंपल मतलब पूरे में से कुछ पार्ट को ले लेना और उसकी स्टडी करना. ठीक, जैसे मैंने शायद पहले भी एक दिन एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो वी पीपल फील सिक, बार बार फीवर होता है ना, तो हम चेक करवाना चाहते हैं कि टाइफाइड तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. तो वी गो टू डॉक्टर, तो वो कहता है जी अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, है ना. तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लैब में जाते हैं, तो वहाँ पे वो हमारी इंजेक्शन से हमारी 2 ड्रॉप्स ब्लड की, वो 2-3 ड्रॉप्स निकाल लेते हैं. तो अब उस 2-3 ड्रॉप्स के फिर उसको स्टडी करते हैं, उसको चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि हाँ कि कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं, टाइफाइड है या कुछ और है ना. तो बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उस 2-3 ड्रॉप्स को हमारी पूरी बॉडी के ब्लड में से लेना, दैट मीन्स दे आर टेकिंग जस्ट ए सैंपल ऑफ 3 ड्रॉप्स, है ना. फ्यू ड्रॉप्स का एक सैंपल ले रहे हैं. ये तो नहीं कहते कि पेशेंट को तुम लेट जाओ, है ना, तो बेड के ऊपर लेट जाओ, तुम्हारे शरीर का, बॉडी का पूरा ब्लड निकालते हैं, फिर पता लगाएंगे कि तुम्हें क्या बीमारी है. ऐसा तो नहीं होता, है ना. 2-3 बूंदों के, 2-3 ड्रॉप्स की हेल्प से ही पता चल जाता है कि अगले को क्या प्रॉब्लम है. तो दैट इज कॉल्ड सैंपल. तो ऐसे ही पूरी पॉपुलेशन की स्टडी ना करना, रादर आउट ऑफ दैट फुल पॉपुलेशन कुछ लोगों के ऊपर ही स्टडी करना. तो एज आई सेड कि आउट ऑफ 2 लाख पॉपुलेशन, हार्डली 2000 पीपल आर सिलेक्टेड, उन्हीं से पूछताछ करना, सब ये क्वेश्चंस पूछना, फिर उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेना, दैट इज कॉल्ड सैंपल. तो ये जो एनएसएसओ है ये अपना काम करता है विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स. एंड द फर्स्ट वन जो सेंसस है वो अपना काम करता है विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ होल ऑफ द पॉपुलेशन. वो उसमें सब लोगों से पूछताछ की जाती है, इसमें कुछ एक लोगों से पूछा जाता है. दिस इज द मेन डिफरेंस, राइट. उसके बाद एंड में few examples are given, you can mark them. 2-3 एजेंसीज के नेम्स हैव बीन गिवन जो इन आर कंट्री एट नेशनल लेवल विच दे कलेक्ट सेकेंडरी डाटा. तो यहाँ पर यू कैन गेट द क्वेश्चन कि गिव एग्जांपल्स कि विच एजेंसीज कलेक्ट. तो एक है ये एनएसएसओ है, एक है आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एक है डीजीसीआईएस, फुल फॉर्म याद कर लेनी है इसकी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स. वन इज लेबर ब्यूरो. ये 3-4 जो है दीज आर वेरी प्रोमिनेंट, ये फ्रीक्वेंटली डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इस करके इनका नाम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई देयर नेम्स आर गिवन. अदरवाइज और भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में ओनली दीज 3-4 एजेंसीज डू द वर्क. मेनी एजेंसीज आर देयर, बट सिंस दीज आर स्पेशल, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो दैट इज़ वाई देयर नेम्स आर गिवन इन द बुक. ठीक है जी. सो विद दिस अवर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड. Yes.
Now, in this lesson, we need to recall, before understanding this chapter, we need to recall the singular sense definition. तो उसमें क्या किया था हमने? Singular sense definition में क्या बोला था? Statistics is defined as the science which deals with collection of data. उसके बाद कहा था classification of data. फिर बोला था presentation and so on. ठीक? तो पहला बोला था हमने collection of data. तो अभी जो हमने chapter whatever we have finished this collection of data जिसमें primary and secondary data के बारे में we have read, तो वो जो chapter है that is related with first stage. कौन सी stage थी वो? collection of data. कि पहला तो काम ही है, बाकी तो की बातें तो सब कुछ बाद में होगा. पहला तो काम ही है कि डाटा कलेक्ट कैसे करें. तो कैसे कलेक्ट करें, दैट मीन्स वी नीड टू स्टडी द मेथड्स. तो विच आर दोज मेथड्स दैट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड. कि प्राइमरी डाटा के मेथड, सेकेंडरी के मेथड की कैसे कलेक्ट करना है, पहला तो काम ये है. तो हमारा जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज रिलेटेड विद द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा. अभी जो चैप्टर अभी हमने छोड़ा है सेंसस एंड सैंपल, चैप्टर नंबर 3, वो भी कलेक्शन ऑफ डाटा से ही रिलेटेड है, बट वी विल डू दैट लेटर. ठीक. तो उसके बाद है सेकंड, फिर उसके बाद मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स इज दैट साइंस व्हिच डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ठीक. तो अब ये जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी को ही क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं. तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट ऑन द हेडिंग जहाँ लिखा ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ही आप लिख लो और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. मतलब उसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं, ब्रॉडली उसी बात को क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ब्रॉडली दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है जी. अच्छा, मैं भूल ना जाऊं फिर लेक्चर के फ्लो में, एक आज टुडे एट 11:15 देयर इज ए मीटिंग विद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम. शी हैज़ टू एड्रेस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. जब हमारी क्लासेस लगती होती है ना फिजिकली इन द स्कूल, तब भी मैम ऑलवेज एवरी ईयर शी एड्रेसेस क्लासेस ऑफ दिस 11th कॉमर्स 11th साइंस. तो yesterday science section students were addressed, today is your turn. So you all are requested at 11:15 you have to join the meeting. Please join sharply at 11:15. ठीक है. अभी की तरह नहीं करना कि देर से आओ, दैट गिव्स व्हाट विल शी थिंक कि कितने गंदे बच्चे हैं ना, टाइम की भी वैल्यू नहीं करते. तो अपने नेम एंड रोल नंबर के साथ यू हैव टू ज्वाइन एंड वेरी डिसेंटली वेरी रिस्पेक्टफुली यू हैव टू लिसन टू हर. एंड इफ मैम आस्क्स एनी क्वेश्चन यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. आप बताइए, अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो यू शुड टेल कि मैम हाँ जी ये बात है वट एवर जो भी मैम पूछेंगे. ठीक है जी. सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड. चलो नाउ कमिंग टू दिस. तो अब है ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन. तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लें क्या होता है. प्लीज अंडरलाइन इन द बुक. Organization of data refers to arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. सीधे सीधे वर्ड्स में शॉर्टकट फॉर्म में कहना, वो अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म कि कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ सिमिलर डाटा. मास होते हैं बहुत सारा, बहुत सारी चीज़ें. मास का मतलब कोई वो हिंदी वाला मास नहीं, वो बॉडी वाला मास वो वाला नहीं. मास मतलब कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठे होना. तो एक जैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठे रखना ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सकें, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक दिन मैंने पहले भी आई गेव वन एग्जांपल. जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अवर होम. घर से जल्दी समझ आ जाता है. तो आप देखते हो कि घर में हमने ब्रॉडली 4-5 हिस्से होते हैं हमारे घर के. एक बेडरूम जहाँ सोते हैं, ठीक है. एक होता है ड्राइंग रूम, कोई गेस्ट आते हैं. तो एक होता है डाइनिंग रूम. चलो आजकल अलग अलग नहीं होते, थोड़ी जगह कम होती है तो हम लॉबी में वही ड्राइंग रूम है हमारा, वही डाइनिंग रूम है मान लो. ठीक है. उसके बाद हमारा किचन होती है, वॉशरूम होता है, एक आधा स्टोर रूम होता है. ठीक. फिर एक आधा कहीं ना कहीं हमने शू रैक रखा होता है, कहीं भी जहाँ भी अपने घर में जगह मैनेज हो रही हो वहाँ शू रैक रख लेते हैं. ठीक. अच्छा, अब आप सोच के देखो, जो किचन का सामान है वो हम सारा कुछ जो भी यूटेंसिल्स हैं या जो भी किचन में यूज़ होने वाला ग्रोसरी है, जो भी सामान है, तो वो सारा कहाँ रखते हैं? किचन में ही रखते हैं. बेडरूम के बेड के ऊपर जगह बनी हुई बॉक्स बना है तो उसमें तो दालों के डब्बे नहीं ना रखते, या सब्जियां ला के वहाँ तो नहीं रख लेते. और रसोई में ही रखते हैं, किचन में ही रखते हैं. अच्छा, बेडरूम के बेड में या कोई वहाँ और कबर्ड बनी है तो वहाँ बिस्तर वगैरह होते हैं, शीट्स, बेड शीट्स होती हैं या पिल्लोज होते हैं, जो भी बेड का अपना सोने के लिए जो भी हमें कपड़े चाहिए वो वहीं रखे होते हैं.
वॉशरूम है तो वहाँ पे हमने बाथरूम कम वॉशरूम है तो वहाँ पे हम सोप शैम्पू अपना नहाने धोने के लिए जो भी हमें चाहिए टॉयलेटरीज का सामान वो वहाँ पर अपना रख देते हैं, टूथपेस्ट है टूथब्रश है वो वही रख लेते हैं सारा। मतलब क्या है, शू रैक रखा हुआ है बाहर तो वहाँ पर सारे बाहर से आते हैं तो शूज़ गंदे वहीं रख देते हैं, फिर घर वाली चप्पल डाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने सारे घर को क्या करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये तो नहीं करते कि पूरे एक रूम में दे धड़ाधड़ सारे घर का सामान फेंक दो एक दूसरे के ऊपर, फिर रात को जब सोना है तो पहले बेड के ऊपर से सारा सामान हटाओ, फिर उसको गद्दे बिछाओ, फिर लेटो। ऐसा तो नहीं करते। एवरीथिंग वी ट्राई टू कीप इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तभी हम आप अपने घर पे देखते हो मदर्स खास करके पेरेंट्स लगे रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, यही करते हैं और कुछ क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों? ताकि हमारा लाइफ जो है एक कंफर्टेबल तरीके से हम अपना रह सके, इसलिए वो ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अब अपना स्कूल का एग्जांपल ले लो। तो स्कूल में आप आते हो तो आप देखते हो क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स में प्रॉपरली अरेंज करके बेंच रखे हुए हैं, डाइस रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड चॉक बोर्ड लगा हुआ है, फैन ट्यूबलाइट चॉक्स रखने की जगह बनी हुई है। स्कूल का ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस से रिलेटेड सारे सामान पड़े हुए हैं। वॉशरूम्स हैं तो वहाँ वॉशरूम से रिलेटेड सारे सामान हैं, कोई फिनाइल है, कोई सोप है, जो कुछ भी है ना, वहाँ वो सामान रखा है। स्पोर्ट्स रूम है तो वहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान है। तो ये सारा, फर्स्ट एड रूम है तो वहाँ फर्स्ट एड का सामान है। मतलब क्या है, एवरीथिंग हैज़ बीन केप्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो क्यों किया ये सारा कुछ? ताकि हम कंफर्टेबल वे से एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट हम अपने काम को ढंग से कर सकें, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर है। तो सिमिलर वे में जो डाटा होता है हमारे पास में, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको भी हमें किसी तरीके से ही लिख के रखना चाहिए अगर हम कंफर्टेबली उससे डील करना चाहते हैं, ठीक है। आपने एक और देखो, और बढ़िया सा एग्जांपल याद आ गया मुझे। एक रफ कॉपी होती है हम सबके पास, है ना। मतलब आप बच्चे हैं पढ़ते हैं तो आपके पास, इवन टीचर्स, हम लोग भी अपनी रफ कॉपी रखते हैं। कोई कुछ बात लिखनी हो, एकदम से जल्दी से कुछ नोट करना हो तो हम अपनी रफ कॉपी पे नोट कर लेते हैं। साइंस का भी मान लो, अब सारी आपने अकाउंट्स का भी उसी में लिख लिया, टीचर ने कुछ काम दिया, मैंने बताया, आपने वहीं पे नोट कर लिया आज ये पढ़ना है। बिजनेस स्टडी के टीचर ने बताया, मतलब एक रफ सा आपने रखा है एवरीथिंग। कोई नोट आ गया, कुछ नोटिस आ गया, जल्दी से आप उसमें नोट कर लेते हो। उसके बाद वो अब उसमें सब हौच पौच हो गया, थोड़ा आपने ना डेट डाली ना कुछ है, कोई आपको फिर थोड़ी देर के बाद देखना, कई बार खुद से नहीं पता चलता कि कहाँ लिखा था मैंने। जहाँ जगह मिलती है हम जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, मास ऑफ डाटा है, सब कुछ लिख के रख लिया, ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव रिटन देयर। बट जब ज़रूरत पड़ती है हमें पता ही नहीं लगता कौन से पेज पे लिखा था, वो गंदा गंदा सा जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अब हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, जो मैथ्स का काम है वो मैथ्स वाला अलग रजिस्टर लगाते हैं, मैथ्स से रिलेटेड बात उस पर नोट करते हैं। अकाउंट्स का काम है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी बात है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट्स वाले रजिस्टर में लिख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का काम है, उससे रिलेटेड कोई सम करते हैं, कोई फॉर्मूला जो भी आगे करेंगे, कोई डायग्राम है, कुछ भी है, वो इकोनॉमिक्स की कॉपी में लिख लेते हैं। एंड सेम वे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब जब हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया तो हमने क्या किया, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द मास ऑफ इंफॉर्मेशन। मास मतलब कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हमें पता चल जाए टाइमली कि कौन से सब्जेक्ट का हमने पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पता लग जाए। तो यही मीनिंग है यहाँ पे, सिमिलर डाटा, एक जैसी चीज़ों को। मतलब इकोनॉमिक्स की कॉपी पे आप इकोनॉमिक्स के ही काम की बातें लिखते हो, उसी के डायग्राम, उसी के फॉर्मूला। अकाउंट्स की कॉपी पे आप अकाउंट्स के न्यूमेरिकल सम्स जो भी है उसी से रिलेटेड डेफिनेशन, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी है वो उस पर लिखते हो। मतलब हम एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक इसका ब्रॉड मीनिंग है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, आगे दिया हुआ है एक, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो इसमें प्लीज़ अंडरलाइन द डेफिनेशन, सिर्फ बस इतनी ही करनी है। जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ नथिंग डिफरेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन को करने का ही एक तरीका है, उसी का ही एक पार्ट है। ब्रॉडली एक, दोनों एक तरह से भी एक ही बात है, बट फिर भी हम थोड़ा और माइन्यूटली देखना हो तो वी कैन से कि जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ डूइंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो क्या है, क्लासिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। ये बीच में काट सकते हो, इधर एक्चुअली और नोशनली। सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे एग्जिस्ट। मैं समझा सारा देती हूँ, अगर मुश्किल लगता है तो आप यहाँ तक कर लो, रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज तक यू कैन लर्न द डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स।
अब अरेंज थोड़ा सा और, जब अभी मैंने बताया कि सारे जैसे घर का सामान है हमने मोटा मोटा सा ब्रॉडली अरेंज कर दिया, अब थोड़ा और माइन्यूटली उसको अरेंज करना। जैसे आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में कई सारी पॉकेट्स हैं, तो अब आपने जल्दी से अपने स्कूल से रिलेटेड कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, शार्पनर जो भी है वो सामान डाल लिया। वो तो आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि आपका स्कूल का सामान एक बैग में आ गया, ऑर्गेनाइज तो कर लिया आपने, बट अब उसको और एक बढ़िया तरीके से आप उसको सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या लेते हो, यू टेक वन किट, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, कोई पाउच कुछ लेते हो, आप अपने सारे पेन पेंसिल उसमें डाल देते हैं। बुक्स के लिए आप बैग की एक पॉकेट को यूज़ करते हो, उसमें सारी बुक्स डाल देते हो, दूसरी पॉकेट में आप अपने सारे रजिस्टर रख लेते हो, थर्ड एक साइड पे छोटी सी पॉकेट बनी है उसमें अपनी वाटर बॉटल रख लेते हो, एक कोई और छोटी सी पॉकेट है उसमें आप अपने कोई टिफ़िन है खाने पीने का जो भी आप लेके जाते हो टिफ़िन, आप उसमें डाल देते हो। अब आपने क्या किया, और अच्छे तरीके से उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अदरवाइज तो आप पूरे बैग में कहीं भी कुछ डाल दो, कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट और बढ़िया तरीके से मैनेज किया आपने, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सिमिलर चीज़ों को बुक्स की साइड पे सिमिलर होगी, बुक्स एक जैसी, कॉपीज़ को कॉपीज़ वाली पॉकेट में, सारी कॉपियाँ एक जैसी, है ना, मतलब एक सिमिलैरिटी है कि वो कॉपीज़ है सारी। बुक्स में सिमिलैरिटी है कि वो सारी बुक्स हैं, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है बट है तो बुक्स ही हैं। जो आपका अपना किट है या ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें सारे आप अपने पेन रख लेते हो, मान लो किट में रख लेते हो पेन पेंसिल, उसमें क्या सिमिलैरिटी है कि वो सब लिखने के काम में आते हैं। मतलब एक जैसी चीज़ों को एक जगह बड़े अच्छे तरीके से क्लासेस बना के, ग्रुप बना के उसको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे शू रैक में सारे शूज़ ही हैं, ठीक, बेड के बॉक्स में सारे बिस्तर ही पड़े हुए हैं, किचन में जहाँ भी आपके बॉक्स रखते हो, कंटेनर्स रखते हो, उसमें सारे कंटेनर्स में कोई पल्सेस ही, कोई दालें ही रखी हुई हैं या कुछ और भी, स्पाइसेस है तो सारे स्पाइसेस ही रखे हुए हैं। मतलब बढ़िया तरीके से ग्रुप बना के चीज़ों को क्लासीफाई करना। क्लास का मतलब यहाँ पे ये स्कूल वाली नहीं कि 11th क्लास है 12th क्लास, वो वाली क्लास नहीं। क्लास मीन्स एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखना। अब इसको आप अपनी क्लास पे भी वैसे तो एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे आपकी क्लास में सिमिलैरिटी क्या है, ऑल द 80 चिल्ड्रन हैव वन सिमिलैरिटी दैट ऑल आर स्टडिंग कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो आप सबको इकट्ठा कर दिया, एक सेक्शन बना दिया, तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गई। साइंस वाले सेक्शन के बच्चों में व्हाट इज द सिमिलैरिटी, उसमें सिमिलैरिटी क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ साइंस सेक्शन दे आर स्टडिंग साइंस सब्जेक्ट्स, वो उनकी सिमिलैरिटी है। अब आप ध्यान से देखो, क्लास एक है 11th, उसके दो सेक्शन किए गए, एक साइंस एक कॉमर्स, तो दोनों सेक्शंस में एक सिमिलैरिटी भी है और एक डिससिमिलैरिटी भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलैरिटी क्या है कि ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, चाहे साइंस में वो स्ट्रीम कोई भी है, बट आप सारे ही बच्चे यू आर ऑफ 11th क्लास। बट डिससिमिलैरिटी क्या है, आपको अलग अलग कैसे कर दिया, किस बेसिस के ऊपर, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को एक तरफ कर दिया, साइंस वाले सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को एक तरफ कर दिया, तो ये डिससिमिलैरिटी होगी आप दोनों सेक्शंस के बीच में, आपस के बीच में। सिमिलैरिटी होगी एक क्लास है, डिससिमिलैरिटी होगी कि स्ट्रीम अलग अलग है। तो ये क्या किया गया, दिस हैज़ बीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इस तरीके से डिवाइड किया। तो इसका फ़ायदा क्या है, ताकि काम को आराम से किया जा सके। अब आप मान लो 80 बच्चे आप हो, 80 बच्चे साइंस के, सब इकट्ठे बिठा दो, तो क्या पता चलेगा, बेचारे इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ाएगा, किसी को क्या पता लगना, फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे, मुझे क्या पता लगना या आपको क्या पता लगना, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, हम चूज़ ही नहीं किया था, हमें नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो मतलब काम को ईजी करने के लिए ग्रुप्स में सिमिलर चीज़ों को रख दिया जाता है, ताकि हमें कंपैरिजन करना इजी हो, हमें आगे स्टडी करना इजी हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब आप ध्यान से अगर आप सोचो तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन होता है एक ब्रॉड लेवल के ऊपर, क्लासिफिकेशन और माइन्यूट लेवल के ऊपर, ठीक है। जैसे इस पूरे स्कूल में 11th के बच्चों को अगर एक तरफ कर दे तो वो हो गई ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके भी फिर सेक्शन बना दिए, मेडिकल का अलग कर दिया, नॉन मेडिकल का अलग, कॉमर्स का अलग, तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन भी। और बढ़िया तरीके से उसको अलग अलग कर दिया, स्क्रूटनी करके, उनकी चांटी करके अलग अलग कर दिया, ये हो गया मीनिंग, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बस ये 2 डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अब नाउ यू विल बी हैप्पी टू नो, अब सारे खुश हो जाएंगे, ये हमारे आगे जो पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे वाले पेजेस को आप क्रॉस कर दो पेंसिल से, ठीक है। बस सिर्फ डेफिनेशन करनी है, ये भी सिलेबस में नहीं है, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, ताकि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करें, आपको समझ होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा बताया, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप अगले पेजेस को क्रॉस करो ज़रा, जिसमें ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पेज को डिलीट करें।
आगे सारा जो दिया है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, इसको भी कर दो। आगे मैनीफोल्ड, क्वांटिटेटिव, ये सारा डिलीट कर दो। इसके बाद करना कहाँ से हमने, यहाँ से वी हैव टू स्टार्ट। जो नंबर 2 हेडिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। फ्रॉम दिस हेडिंग ऑनवर्ड वी हैव अवर सिलेबस, यहाँ से करना है हमने। तो ये वेरिएबल से पहले वाला जो कुछ भी है दैट इज टू बी कैंसल। पेंसिल से आप करो, बुक खराब नहीं करनी, ठीक है। पेंसिल से उसको लाइन लगा दो। और फर्स्ट पेज के ऊपर आई वुड लाइक कि आप ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ज़रूर याद करो, चाहे वो नहीं भी है सिलेबस में, बट अदरवाइज वी शुड नो, पता होना चाहिए हमें, राइट। तो अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो अभी हार्डली 2 मिनट्स हैं, तो डेफिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाती है। सो वी फिनिश हियर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, एंड टुमारो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गेट रेडी विद नोटबुक ऑल्सो, क्योंकि आगे फिर प्रैक्टिकल सम्स आने हैं। तो अपने कॉपी पेन लेके, पेंसिल लेके तब आप रेडी होके बैठिएगा, ठीक है जी। तो आज आपने इतना पढ़ के रखना है, मेन सारा याद कर लेना है। सो आई होप you all have filled the attendance also. With this, I want to thank you all